हेलो गाइस, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर्स में। तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्रीज में आज हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो आइए शुरू करते हैं किसके लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की कितनी तरह के लॉज होते हैं और उन लॉज को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। चलिए, तो पहला लॉ है आपके पास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बोल रहा है ये? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, यानी कि आप मास को किस तरह से कंजर्व कर सकते हो। उसी की तरह है जिस तरह से हम एक लॉ पढ़ते हैं किससे रिलेटेड बेटा, एनर्जी से रिलेटेड, जिसमें हम बोलते हैं कि एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉय। हम एनर्जी को न तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसी तरह से हम भी यहाँ क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ पर मास है। अब हमें यहाँ पे मास किससे रिलेट करना है, तो हमारे लिए जो है वो सब कुछ क्या है, केमिकल रिएक्शंस है। तो हम जो भी बात करेंगे वो किस में करेंगे, केमिकल रिएक्शंस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बात करना है बेटा हमें? केमिकल रिएक्शंस के अकॉर्डिंग बात करना है। इसका मतलब जब आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करेंगे तो मास जब कंजर्व करना है तो वो किस में करना है? मास जो कंजर्व करना है आपको वो किस में करना है? केमिकल रिएक्शंस में कंजर्व करना है। किस में कंजर्व करना है बेटा? केमिकल रिएक्शंस में कंजर्व करना है। चलिए, तो इस लॉ को अगर हम बात करें तो किसने दिया था, है ना? इस लॉ की अगर हम बात करें तो किसने इस लॉ को दिया था? तो यह लॉ जो है इट वॉज गिवन बाय, इसे किसे दिया था बेटा? किसने दिया था? इट वॉज गिवन बाय लेवोसियर। ठीक है, किसने दिया था इसको? लेवोसियर ने। ठीक है, और अगर आप सन याद रखना चाहें तो सन था कितना? इन 1774 में गिवन था, है ना? वैसे कोई इतना काम का है नहीं। ठीक है, और इसके अलग अलग स्टेटमेंट बोल सकते हैं हम, है ना? और इसके अलग अलग क्या बोल सकते हैं बेटा? स्टेटमेंट बोल सकते हैं। और इसका अलग अलग स्टेटमेंट हम क्या बोल सकते हैं? इट स्टेट दैट। और इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं कि मैटर को, किसकी बात कर रहे हैं हम? मैटर। तो मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। न तो आप उसको बना सकते हैं और ना ही आप उसको क्या कर सकते हैं? बिगाड़ सकते हैं। नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मैटर के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। लेकिन ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये मैं बात कर रहा हूं किसमें? इन केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस में आप किसी भी मैटर को न तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो और कुछ इसका स्टेटमेंट बोल सकता हूं मैं क्या? हाँ, और इसका स्टेटमेंट हम ये बोल सकते हैं बेटा कि हमें जब केमिकल रिएक्शंस करवा रहे हैं तो उसमें जो टोटल मास होगा, किसकी बात कर रहा हूं मैं? टोटल मास की। और वो भी किसमें? इन केमिकल रिएक्शंस। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं कि अगर आप केमिकल रिएक्शंस में देखें तो केमिकल रिएक्शंस में जो भी चेंज हो रहा हो आपका, है ना? केमिकल रिएक्शंस में क्या हो? जो भी चेंज हो रहा हो तो उस चेंज के दौरान क्या हो रहा होगा? कुछ मास चेंज हो रहा होगा। उस चेंज के दौरान जो है वो क्या चेंज हो रहा होगा? कुछ मास चेंज हो रहा होगा। तो उसका मास जो है वो हमेशा रिमेन्स, हमेशा जो है वो क्या रहता है बेटा? सेम रहता है या कंजर्व्ड रहता है। यानी कि मास जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि मास जो है वो कभी भी चेंज नहीं हो रहा है, अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर मास जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? देखें, मतलब ये हो रहा है कि आपने मास को भी क्या कर दिया? कंजर्व कर दिया। ठीक है, वही तो बोल रहे हम कि अगर जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है उसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है किसमें? प्रोडक्ट में। और जब रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में तो उसमें मास जो है वो क्या कर दिया हमने? कंजर्व कर दिया।
तो जब आप केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज देखेंगे तो रिएक्टेंट जब कन्वर्ट होगा किसमें, प्रोडक्ट में, और जब रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में तो उसके रिएक्टेंट का मास और उसके प्रोडक्ट का मास हमेशा क्या आएगा बेटा, सेम आएगा। उनके रिएक्टेंट और उनके प्रोडक्ट का मास जो है वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि आप लिख सकते हो यहाँ पर कि मास ऑफ जितने भी रिएक्टेंट है उन सभी के रिएक्टेंट का मास को जोड़ दो। मास ऑफ ऑल रिएक्टेंट, जितने भी रिएक्टेंट है उन सभी रिएक्टेंट के मास को क्या कर दो, जोड़ दो। या फिर मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, मैं ये लिख रहा हूं कि टोटल मास देख लें आप। किसका मास देखोगे, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, जो भी रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट का टोटल मास देख लो। अगर मास चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब मास जो है वो हमेशा क्या आएगा, इक्वली आएगा। अब रिएक्शंस में इक्वली किसके देखूंगा मैं, तो भाई रिएक्टेंट कन्वर्ट हो चुका होगा किसमें, प्रोडक्ट में, यानी कि रिएक्टेंट का मास देख लो आप और किसका मास देखो, प्रोडक्ट का मास देख लो आप। ठीक है, तो हम और क्या बोल सकते हैं कि ये किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। किसके इक्वल हो जाएगा भाई, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट भी ना बोलते हुए हम क्या बोल सकते हैं, ऑल प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ ऑल प्रोडक्ट, कि जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उन सभी प्रोडक्ट के मास को आप क्या कर दो, सम कर दो। तो हम बोल सकते हैं रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट के मास के क्या होगा, बराबर होगा। मास ऑफ ऑल प्रोडक्ट कब होता है ये, आफ्टर रिएक्शंस बोल सकते हो, रिएक्शंस के बाद में। तो कुल मिला के आपको ध्यान रखने वाली चीजें यही है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या बोल सकते हैं, मास जो है वो क्या है, कंजर्व है। अब मास कंजर्व है तो हमें किसके बारे में बात करना है, किसमें बात करना है, हमें बात करना है केमिकल रिएक्शंस में। अब केमिकल रिएक्शंस में होता क्या है, केमिकल चेंज होते हैं। केमिकल चेंज में क्या होते हैं, रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोडक्ट में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है भाई, कि रिएक्टेंट का मास हमेशा प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। जितने भी रिएक्टेंट है उन सभी रिएक्टेंट के मास का सम उनके मास ऑफ प्रोडक्ट के सम के क्या आएगा, हमेशा इक्वल। अगर इक्वल आ रहा है तो, अगर इक्वल आ रहा है तो वह सारी चीजें या वो इक्वेशन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है। और अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो फिर वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही है। समझ में आ रहा है इतनी चीजें। तो अगर आपको क्वेश्चन आए तो आपको सिंपली यही करना है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल करना है किसके, मास ऑफ प्रोडक्ट के। अब देखते हैं हम कितनी तरह के इसमें क्वेश्चंस पूछ सकता है। देखिए क्या बोल रहा है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या क्या ओबे कर रहा है, क्या फॉलो कर रहा है वो, कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। तो हमें पता है कौन फॉलो कर सकता है कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, क्या है लॉ हमारे पास में, हमारे पास में लॉ ये कह रहा है कि मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट जो होगा वो इक्वल आएगा किसके, मास ऑफ प्रोडक्ट के। जो भी प्रोडक्ट का मास होगा और जो भी रिएक्टेंट का मास होगा उन दोनों का मास अगर इक्वल आ गया मतलब हमारा जो इक्वेशन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है। ठीक है, चल तो आपको क्या करना है, सिंपली ऐड करके देखना है। देखें तो ये 10 + 5 कितने हो गए, इसके 15 हो गए। मतलब रिएक्टेंट साइड में ए और बी जो है वो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट जो है वो क्या है, सी और डी है। तो रिएक्टेंट साइड में मास आ रहा है कितना, 15 ग्राम। प्रोडक्ट साइड में अगर हम देखें तो कितना हो गया, 10 ग्राम। मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का मास नॉट इक्वल टू, दोनों जो है वो बराबर नहीं है। और अगर बराबर नहीं है तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ को फॉलो नहीं कर रही है। तो हमें क्या देखना है, जो फॉलो कर रहा हो। चल नेक्स्ट को चेक करें। अब ये कितना है, 5 + 5 यानी कि रिएक्टेंट का मास हो गया कितना, 10 ग्राम। लेकिन प्रोडक्ट में कौन है, सी और डी। और प्रोडक्ट में अगर हम देखें तो 7 और 5 कितने हो गए भाई, 12 ग्राम। क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास इक्वल आए हैं, क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास इक्वल आए हैं, नहीं आ रहे। मतलब ये भी फॉलो नहीं कर रहा होगा। यहाँ पे देखें 20 + 20 + 25
तो ये कितना हो गया 45 ग्राम, और यहाँ पे 20 + 20 जो है वो कितना हो गया 40 ग्राम हो गया। क्या अभी भी मास इक्वल आ रहा है क्या? नहीं। और अगर रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर नहीं है तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहे होंगे। चलिए लास्ट वन, 2 + 2 जो है वो कितना आ गया 4 ग्राम, और यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 + 1 ये भी कितना आ गया 4 ग्राम। मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल आ गया किसके? मास ऑफ प्रोडक्ट के। और अगर मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल है मास ऑफ प्रोडक्ट के, यानी कि यह इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसी टाइप में क्या पूछ सकता है। अब वो पूछ रहा है कैलकुलेट मास ऑफ डी प्रोडक्ट इन रिएक्शन। ये रिएक्शंस गिवन है, ए प्लस बी क्या बना रहा है ये सी प्लस डी। ए का मास गिवन है आपको कितना 10 ग्राम, बी का मास गिवन है 7.5 ग्राम, सी का मास गिवन है 8.5 ग्राम, और आपको मास निकालना है किसका? डी का, कि क्या मास हो सकता है डी का। इस तरह के क्वेश्चंस भी इसी लॉ पर बेस्ड होंगे राइट। चलिए क्या करूंगा मैं तो अगर हम लॉ फॉलो करवा रहे होंगे इस इक्वेशंस में तो हम बोल सकते हैं फिर क्या? हम बोल सकते हैं मास ऑफ ए प्लस बी। भाई ए और बी जो है वो रिएक्टेंट है, तो मैंने लिख दिया मास ऑफ ए प्लस बी, या मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी लिख सकता हूं। मास ऑफ ए प्लस क्या लिख सकते हैं हम? मास ऑफ बी लिख सकते हैं। और यही किसके इक्वल होगा? यही सब इक्वल आएगा किसके? मास ऑफ सी प्लस किसके इक्वल आएगा? ये मास ऑफ डी के बराबर आएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है? अब हमें देखना है, दोनों को तो मैं इक्वल ही रख ही सकता हूं। तो हमने मान लिया कि मास ऑफ डी जो है वो कितना आ गया? मास ऑफ डी जो है वो कितना मान लू? x ग्राम मान लू मैं। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? मास ऑफ ए कितना है आपका 10 ग्राम, प्लस मास ऑफ बी जो है वो कितना आ गया भाई 7.5 ग्राम, इक्वल टू मास ऑफ सी कितना गिवन है बेटा आपको 8.5 ग्राम, प्लस 8.5 ग्राम, प्लस हमने क्या मान लिया है जिसका हमें फाइंड आउट करना है। तो डी का हमने कितना मान लिया है? x मान लिया है। ठीक है, डी का कितना मान लिया भाई आपने? x मान लिया है। अब आपको सिंपली वैल्यू निकालना है x की। अगर मुझे x की वैल्यू पता चल जाए तो मैं ऑप्शन टिक कर सकता हूं। तो 10 + 7.5 ये कितना हो गया भाई 17.5 इक्वल्स टू आ गया 8.5 प्लस x। अगर हमें वैल्यू चाहिए यहाँ पर किसकी? x की, तो x इक्वल टू हो गया 17.5 माइनस 8 पॉइंट क्या आ गया 5 आ गया। चलिए 17.5 माइनस क्या कर दो आप? 8.5 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? ये आ रहा है आपके पास में कितना? 9.0 ग्राम के करीब। ठीक है, मतलब 9 ग्राम। तो सही आंसर जो है वो हमारा कौन सा हो गया? ए। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है कि एक कोई भी रिएक्शंस दे दे, उस रिएक्शंस में एक जो है वो रिएक्टेंट का मास या प्रोडक्ट का मास क्या हो? मिसिंग हो, और आप उसको इजीली क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है वो। 10 ग्राम CaCO3 ऑन हीटिंग, किसको हीट कर रहा है वो? CaCO3 को, और CaCO3 जो है वो कितना है 10 ग्राम है, और ऑन हीटिंग गिव्स 4.4 ग्राम CO2। क्या मिल रहा है उससे आपको? हीट करने पर 4.4 ग्राम CO2। देन डिटरमाइन वेट ऑफ प्रोड्यूस्ड CO। तो कैल्शियम ऑक्साइड का वेट मास जो है वो आपको क्या करना है यहाँ पर? फाइंड आउट करना है। चलो तो सबसे पहले इक्वेशन लिखे हम। तो इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पर? इक्वेशन क्या बन रही है कि रिएक्टेंट जो है वो कौन है? CaCO3 है, और जब ये रिएक्शंस कर रहा है, या इसको हम क्या कर रहे हैं? हीट करने पर ये किसका फॉर्मेशन कर रहा है भाई? CO2 का। तो एक हमारा बन रहा है क्या? प्रोडक्ट CO2, और एक बन रहा है क्या आपका? कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये हो गई आपकी क्या? एक केमिकल इक्वेशन। अब जो गिवन है उसके हिसाब से लिख ले। तो उसने बोला है कि 10 ग्राम आप क्या कर रहे हो? कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो। कितने ग्राम हीट कर रहे हो आप? 10 ग्राम हीट कर रहे हो, और CO2 आपको कितना मिल गया? 4.4 ग्राम मिल गया।
ठीक है, यानी कि 2 मास दे दिए, और आपको मास ग्राम फाइंड आउट करना है किसके लिए, कैल्शियम ऑक्साइड के लिए। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी दे सकता है आपको कि अगर आपको इक्वेशन बनवाएगा वो खुद ही, ठीक है, तो आपको ये भी बनाते हुए आना चाहिए। हाँ, क्या करूंगा मैं, अगर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है, इसका मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होगा किसके, मास ऑफ प्रोडक्ट के। अगर दोनों के इक्वल ही होगा तो हम क्या लिख सकते हैं फिर यहाँ पे, मास ऑफ CaCO3 किसके इक्वल होगा बेटा, वो इक्वल होगा सम ऑफ मास ऑफ CO2 प्लस, और क्या लिख सकता हूं मैं, मास ऑफ CaO कैल्शियम ऑक्साइड के दोनों के मास के सम के बराबर होगा। और ये गिवन है आपको कितना, 10 ग्राम। मास ऑफ CO2 आपको गिवन है कितना, 4.4 ग्राम, या ग्राम लिख देते हैं, प्लस अब इसका CaO का मास हमें नहीं पता है तो हम इसको मान लेते हैं कितना, x। अब यहां पर भी आपको क्या करना है, वैल्यू निकालना है किसकी, x की। तो x इक्वल टू हो गया 10 माइनस 4.4, 10 इक्वल टू कितना हो गया, 10 में से माइनस कर दो कितना, 4.4, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 5.6 ग्राम। किसके बराबर होगा बेटा, ये 5.6 के ग्राम। तो आंसर जो है वो कौन सा आएगा, सी आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ सकता है किस पर बेस्ड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड। चलिए एक्सेप्शंस की बात करते हैं कि किस केस में ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो फॉलो नहीं होता है। फॉलो कब हो रहा था, जब केमिकल रिएक्शंस हो रही थी जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा था किसमें, प्रोडक्ट में। जब रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा था बेटा किसमें, प्रोडक्ट में, फिर हमने बोला कि रिएक्टेंट का मास इक्वल आ रहा है किसके, प्रोडक्ट के मास के इक्वल आ रहा है। अब अगर आप देखो ध्यान से तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा कि जो रिएक्शंस हो रही है उसमें कैल्शियम वहां पे भी था, तो यहां पर भी कैल्शियम था तो यहां भी कैल्शियम बना है, यहां पर भी कार्बन था तो यहां भी कार्बन है, यहां पर भी 3 ऑक्सीजन थे तो यहां भी क्या है, 3 ऑक्सीजन है। यानी कि जो एटम रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो चेंज नहीं हो रहे, या जो एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कोई चेंज नहीं हो रहे, वो एक से दूसरे में कंबाइन होकर अलग अलग चीजें जो है वो उसका क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग चीजों का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब फॉलो कब नहीं होगा, जब ये चीजें ही परिवर्तित हो जाए, चेंज हो जाए। जब ये आप एटम ले रहे हो वही वो न रहते हुए कुछ और बन जाए, और अगर कुछ और बन गया तो फिर जो मास है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब ऐसा किस में हो सकता है, ऐसा किस में हो सकता है, तो ये नॉट वैलिड हो जाता है। नॉट वैलिड किसके केस में हो जाएगा बेटा, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस के केस में। ठीक है, किसके केस में होगा ये, तो फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। अगर आपने न्यूक्लियर रिएक्शंस देखी होगी तो उसमें क्या होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो है वो पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं। कौन पार्टिसिपेट करते हैं भाई, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं। अब प्रोटॉन अगर निकल कर बाहर हो गया, न्यूट्रॉन्स अगर निकल के बाहर हो गए, अल्फा बीटा गामा रेज वगैरह निकल रही है, न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही है, तो जैसे अल्फा रेज ही निकल रही है तो फिर क्या हो गया, मास चेंज हो जाएगा आपका, है ना। +2 चार्ज रखता है हीलियम और उसी को हम क्या बोल देते हैं, अल्फा, मतलब 4 एटॉमिक मास जो है वो क्या हो गया बेटा, कम हो गया। तो इस कंडीशन में एटम से कुछ चीजें जो है वो क्या हो गई, बाहर ही निकल गई, और अगर बाहर निकल गई तो एटम का मास जो है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। एटम का मास जो है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो उस कंडीशन में ये लॉ जो है ये फॉलो नहीं हो पाता है। यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शंस के केस में ऐसा कोई भी लॉ जो है कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो फॉलो नहीं होता है। ठीक है, फिर आपने एक और इक्वेशन सुनी होगी, आइंस्टाइन इक्वेशन, ई एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, mc²। m जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मास डिफेक्ट, है ना। m जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, मास। और अगर आप इसको डेल लिख लो तो ये क्या रिप्रेजेंट कर देता है सॉरी ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर देता है, ये मास डिफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है कि कितने मास में जो है वो क्या आ रहा है बेटा यहाँ पे,
चेंज आ रहा होगा, मास डिफेक्ट को चेंज कर देता है। अब यहीं भी देखो, सी तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, मतलब मास का कन्वर्जन एनर्जी में, एनर्जी का कन्वर्जन किस में हो रहा है, मास में। तो अगर मास ही कन्वर्ट होकर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो मास तो रिड्यूस हो गया, या एनर्जी से कन्वर्ट हो गई किसमें, मास में। यानी कि चीजें जो है वो दोनों ही एक दूसरे से क्या हो रही है, इंटर कन्वर्ट हो जाए, तो फिर हमारा तो मास का काम है, और मास जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस के केस में ये वैलिड नहीं होगा, न्यूक्लियर रिएक्शंस के केस में ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस में केस में इन, क्या लिख सकते हैं बेटा आप, इन न्यूक्लियर रिएक्शंस मास और एनर्जी जो है वो दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। दोनों जो है वो एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। और मास और एनर्जी जो है वो अगर दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं तो फिर क्या होगा, एनर्जी का कन्वर्जन मास में, मास का कन्वर्जन किस में हो पा रहा है, एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। तो फिर भी अगर आपको फॉलो करवाना है तो कौन सा लॉ फॉलो करवाएंगे हम, किसके लिए, फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस। इसकी अगर हम बात करें बेटा, फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस, तो इसमें जो फॉलो होगा वो होगा लॉ ऑफ, कौन सा फॉलो होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। क्या होगा इसमें, इसमें एनर्जी प्लस मास को फॉलो करवाना पड़ेगा, है ना, एनर्जी प्लस मास जो होगा उस कंडीशन में फिर आप बोल सकते हो, क्योंकि एनर्जी का कन्वर्जन मास में हो रहा है, मास का कन्वर्जन जो है वो किस में हो रहा है, एनर्जी में। तो एनर्जी प्लस मास कंजर्वेशन लॉ जो है वो क्या होता है, इसके लिए वैलिड होता है। ठीक है भाई, ये जो है ये इसके लिए क्या होता है, वैलिड होता है। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखा, कि किस तरह से मास जो है वो रिएक्शंस में क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। ठीक है, ठीक है भाई, ये हमने किसके बारे में बात कर ली, हमारे फर्स्ट लॉ के बारे में। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि इसको सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। कौन सा लॉ है भैया, ये कहलाता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। क्या मतलब होता है इसका, क्या मतलब होता है इसका, चलिए तो पहले अगर हम देखें इसमें डेफिनेशंस के बारे में, तो क्या चीजें आती होगी इसमें ना, क्या चीजें आती होगी, देखें तो ये बोलता है, इट इज सेड दैट एलिमेंट इन अ केमिकल कंपाउंड्स आर ऑलवेज कंबाइंड। उसकी बात कर रहा है वो, केमिकल कंपाउंड जो है वो हमेशा किसमें कंबाइंस होते हैं, तो कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास, कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय, क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे, मास हो रहा है, फिक्स्ड रेशियो बाय मास। चलिए देखो इसके क्वेश्चंस आएंगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आप इस लॉ को समझ ले, इनके वर्ड्स को समझ ले, इनकी डेफिनेशंस को समझ ले, है ना। और नहीं तो फिर आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर आप क्या करेंगे बेटा, सभी को सॉल्व करके भी आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, चलो देखिए, तो एक वर्ड आ रहा है हमारा कौन सा यहाँ पर, डेफिनेट। एक वर्ड जो है वो कौन सा आ रहा है यहाँ पे, डेफिनेट वर्ड आ रहा है। और एक वर्ड आ रहा है कौन सा, प्रपोर्शन। तो डेफिनेट का मतलब क्या हो गई चीजें, डेफिनेट का मतलब क्या हो गई, फिक्स्ड हो गई, यानी कि जो भी चीजें हैं वो क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। ठीक है, तो डेफिनेट का मतलब जो है वो क्या हो गया, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, वैल्यू जिसकी चेंज नहीं होती होगी, वैल्यू जो है वो उसकी चेंज नहीं होती होगी। दूसरा जो है वो क्या है, प्रपोर्शन है। प्रपोर्शन जो है इसका मतलब क्या होता है, रेशियो होता है। प्रपोर्शन है इसका मतलब क्या होता है बेटा, रेशियो देखना है आपको। ठीक है, अब ये जो रेशियो है वो किस तरह से देखेंगे हम, है ना, ये जो रेशियो की बात हो रही है या ये जो कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है, तो देखें जब कोई एलिमेंट क्या बना रहा होगा, केमिकली कंपाउंड बना रहा होगा, जब कोई एलिमेंट आपस में क्या हो रहे होंगे, कंबाइन हो रहे होंगे, तो कंपाउंड बन रहा है। जब कंपाउंड बन रहा है तो वो हमेशा कंबाइन होते हैं फिक्स्ड रेशियो बाय मास में, यानी कि कंबाइन होने के बाद में जो रेशियो निकालोगे आप किसका, मास बाय रेशियो का, या मास रेशियो उस एलिमेंट्स के लिए, वो वैल्यू जो है वो हमेशा क्या आती है, फिक्स्ड आती है। वो वैल्यू जो है वो क्या आती है बेटा, हमेशा फिक्स्ड आती है। चलिए देखते हैं,
अब इसमें क्या चीजें दिखेगी आपको जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि वाटर है, H2O है, ठीक है, तो हमने क्या ले लिया एक एग्जांपल्स के फॉर्म में कि H2O की बात करना चाह रहे हैं हम। अब H2O जो है वो क्या कर सकते हो आप, H2O को डिफरेंट सोर्स से ला सकते हो। आप H2O को क्या कर सकते हो बेटा, इस H2O की अगर हम बात करें तो इसके सोर्स जो है वो क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अगर मैं बोलूं आपको कि वाटर ले आओ, पानी ले आओ, तो आपके पास में बहुत सारे ऐसे सोर्स होंगे जिससे आप क्या ला सकते हैं, पानी ला सकते हैं। तो इस H2O के सोर्स जो है वो क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, है ना। इसी लो को हम थोड़ा सा डिफाइन कर रहे हैं कि इसके सोर्स जो है वो क्या हो गए आपके पास में, डिफरेंट हो गए। अब सोर्स जैसे किस किस से आप ला सकते हो, तो H2O को या तो आप नदी से ले आओ, रिवर से, है ना, नदी से ले आओ। रेन वाटर आ रहा है तो उस वाली चीजें हो गई, है ना, रेन वाटर हो गया, पॉन्ड्स वाटर हो गया, या फिर आप कहाँ से ले आओ, नदी नाले से ले आओ, जरा गंगा जल हो गया। तो बहुत सारे क्या हो गए, सोर्स हो गए भाई, जिससे आप H2O को क्या कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो। तो एक वर्ड आ रहा है कि सोर्स जो है वो क्या है, डिफरेंट है। क्या बोल रहा हूं मैं, सोर्स जो है वो क्या है, डिफरेंट है। दूसरा मैं अब यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, दूसरा मैं बोल रहा हूँ कि इसको बनाने में अगर आपको बोल दे कि बहुत सारी मेथड जो है वो आप यूज कर सकते हैं, तो दूसरा जो है वो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेथड जो है वो क्या हो सकती है, बहुत सारी डिफरेंट मेथड, जो मेथड जो है वो क्या हो सकती है, डिफरेंट मेथड्स हो सकती है H2O के फॉर्मेशंस की। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बेसिकली बात कर रहे हैं किसके बारे में, इस H2O को। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो H2O कंपाउंड मॉलिक्यूल है, इस H2O कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स को बनाने की मेथड जो है वो बहुत सारी हो सकती है, या इस कंपाउंड को ऑब्टेन करने के लिए जहां से आप ला सकते हो, तो इसके सोर्स जो है वो क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर मैंने H2O बोल दिया, अगर मैंने क्या बोल दिया बेटा, H2O बोल दिया, तो आप कहीं से भी लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन अगर मैंने वाटर बोल दिया तो वाटर मतलब तो H2O ही होगा। अगर हमने क्या बोल दिया, वाटर, तो वाटर का मतलब तो क्या होगा, हमेशा H2 ही होगा। अब इसका हम देख लेते हैं रेशियो बाय मास। तो मास के हिसाब से देखूं मैं, तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, 2 का कितना हो जाएगा, 2, और ऑक्सीजन का कितना हो गया बेटा, 16 हो गया। मतलब अगर मैं इसका रेशियो निकाल लूं, क्या, रेशियो बाय मास, या रेशियो बाय क्या निकाल ले हम, इसका मास, या मास रेशियो निकाल ले, तो आ गया हमारे पास में 2:16, या और इजी कर दो तो कितना आ जाएगा, 1:8 आ जाएगा। और अगर मैं इजी कर दूं तो कितना आ जाएगा, 1:8 आ जाएगा। क्या कहना चाह रहा है लो ये बोल रहा है जब भी कोई एलिमेंट कंपाउंड का फॉर्म कर रहे हैं तो वो हमेशा कंबाइन होते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में। तो क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसी रेशियो में कंबाइन होंगे, नहीं, अलग से भी हो सकते हैं भाई, दूसरा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है ना। हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन का रेशियो जो है वो भी तो अलग हो सकता है। जैसे H2O2 बना लिया, अब तुम बोलोगे सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही तो कंबाइन हो रहे हैं, लेकिन रेशियो निकाल दो। अगर आप यहां से रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का कितना हो गया, 32, और सिंप्लीफाई कर देगा तो क्या आएगा, 160, यानी कि रेशियो चेंज हो गया ना। वाटर में ये रेशियो कितना आ रहा है, 1:8, लेकिन H2O2 पर ऑक्साइड में रेशियो कितना आ रहा है, 1 रेशियो कितना हो गया, 16 हो गया है। इसका मतलब प्रत्येक ईच एटम्स जो है वो अगर कंबाइन हो रहे हैं बाय मास, ईच एटम जो है वो कंबाइन हो रहे हैं किसके द्वारा हो रहे हैं, बाय मास हो रहे हैं। तो चाहे आप उसको नंबर ऑफ सोर्स से ऑब्टेन करो, चाहे आप उसको नंबर ऑफ सोर्स से ऑब्टेन करो, या फिर आप नंबर ऑफ मेथड से क्या कर लो, उसको प्रिपेयर कर लो, नंबर ऑफ मेथड से आप उसको क्या कर लो बेटा, प्रिपेयर कर लो। बट लेकिन उसका मास रेशियो जो है वो हमेशा क्या आएगा, उसका मास रेशियो जो है वो हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा। अगर रेशियो चेंज हो गया तो हमारा कंपाउंड भी तो चेंज हो गया, ये रेशियो चेंज हो गया। तो यहां पर अब हमने किसकी बात कर ली, H2O2 की। लेकिन अगर H2O के लिए बात करें तो रेशियो कितना आ रहा है, 1:8 ही आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप क्या ध्यान रखें, इस टाइप के क्वेश्चंस को, यही चीजें हैं, मेन जो है लॉजिक इसका वो यही है। क्या दिखेगा आपको इसमें, आपको इसमें दिखेगा डिफरेंट, क्या दिखेंगे, डिफरेंट सोर्सेस दिखेंगे। और कहीं भी देखो ट्रिक जो है वो क्या बोल सकता हूं मैं इसके लिए आपको,
कि अगर क्वेश्चंस में बहुत सारा डेटा वगैरह देगा वो, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये देखना है कि हर बार कंपाउंड जो है, मॉलिक्यूल जो है वो एक ही बन रहा होगा। हर बार कंपाउंड जो है, मॉलिक्यूल जो है वो हमेशा क्या बनाएगा बेटा, वो एक ही बनाएगा। लेकिन उसको एक ही कंपाउंड को बनाने की मेथड जो है वो क्या होती है, बहुत सारी होगी, है ना। डिफरेंस जो है वो क्या मिलेगी आपको यहाँ पर, मेथड्स देगा वो, या फिर उसके सोर्स जो है वो आपको बहुत सारे मिलेंगे। सोर्स जो है वो क्या मिलेंगे आपको बेटा, बहुत सारे मिलेंगे। तो यही दो चीजें जो है वो आपको इजीली क्वेश्चन सॉल्व करवा देगी। ठीक है, क्या ट्रिक है यहाँ पर कि कंपाउंड मॉलिक्यूल जो है वो किसके बारे में बात करेगा, वो एक ही कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल जो है वो क्या होगा, हमेशा एक ही होगा। लेकिन उसे ऑब्टेन करने के लिए या डिफरेंट नंबर ऑफ मेथड होगी, या फिर डिफरेंट सोर्स से आप उसको क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। ठीक है भाई, चलिए कब फॉलो नहीं हो पाता होगा ये लॉ, तो हम बात कर रहे हैं एक्सेप्शंस की। ठीक है, तो हमने बोला था आइसोटोप्स नाम की कुछ चीजें होती है जीवन में, है ना। किस तरह की चीजें हैं, आइसोटोप्स नाम की कुछ चीजें हैं। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट जो है वो नॉट वैलिड होता है, वैलिड नहीं हो पाता है। किसके लिए, इन केस ऑफ या फॉर आइसोटोप्स। अगर आइसोटोप्स वाले एलिमेंट्स आ गए तो फिर तो नहीं हो पाएगा इससे। अगर कौन से एलिमेंट आ जाए, आइसोटोप्स वाले अगर एलिमेंट आ गए तो फिर ये लॉ जो है वो फॉलो नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, देखिएगा। अगर मैं बोलूं कि H2O है, तो आपने H2O के रिस्पेक्ट में बात की, तो ये हो गया आपका किसका, H2O का। अब आपने क्या निकाल लिया, इसका एटॉमिक मास या मास रेशियो निकाल लिया। तो जब आप इसका मास रेशियो निकालोगे, तो आप भी हमने निकाला था, हाइड्रोजन का कितना हो गया, 2, एक का 1 और 2 है, तो ऑक्सीजन का हो गया कितना, 16, और सिंप्लीफाई कर दिया आपने तो रेशियो आ गया आपके पास में कितना, 1:8। तो आप बोलोगे कि वाटर का मास रेशियो कितना है, या मास बाय रेशियो कितना है, या वेट बाय मास रेशियो कितना है, तो 1 रेशियो कितना है, 8 है। लेकिन अगर इसमें आइसोटोप्स आ गए, लेकिन अगर इसका क्या आ जाए, आइसोटोप। अब आइसोटोप कौन सा होता है, जैसे D2O हो गया, है ना, हेवी वाटर जिसको बोलते हैं हम, D2O। अब हेवी वाटर के केस में ड्यूटेरियम आ गया, ड्यूटेरियम का मास कितना होता है, 2। एक ड्यूटेरियम का 2 है, तो 2 के कितने हो गए, 4, और एक जो है वो कौन सा हो गया, ऑक्सीजन। तो कितना हो गया इसका रेशियो बाय मास, 4 इंटू या 4:16। और सिंपली अगर आप कर दो तो 2 रेशियो कितना हो गया बेटा, 8, और सिंपली कर दो तो कितना आ गया, 1:4 आ गया। यानी कि आइसोटोप के केस में आप ये बोल ही नहीं सकते कि मास बाय रेशियो जो है वो क्या हो सकता है, फिक्स्ड हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लॉस ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, नेक्स्ट हमारा जो लॉ है कौन सा, 3rd नंबर का, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। क्या बोल रहा है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं फिर देखते हैं। द सेम 2 एलिमेंट्स फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। एक ही एलिमेंट से अब जब कंपाउंड बन रहा होगा तो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में क्या हो रहे होंगे, कंबाइंस। इतना तो हमारे, जब कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा तो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट जो है वो आपस में कंबाइन होंगे। डिफरेंट masses of one elements that combine with the same mass of the other element are in the ratio of small या whole numbers। क्या बोल रहा है वो, जब 2 एलिमेंट आपस में क्या होंगे बेटा, कंबाइन होंगे, और जब 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे जब 2 एलिमेंट जो है वो आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे, तो एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं और क्या फॉर्म कर रहे हैं, कंपाउंड्स बना रहे हैं। नंबर ऑफ कंपाउंड्स भी क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन उसका कहना है कि ये जब भी बनेंगे, लेकिन क्या बोल रहा है वो, ये जब भी कंबाइन होंगे, जब भी फॉर्म होंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एक दूसरे का जो रेशियो होगा एलिमेंट्स का, वो हमेशा क्या होगा, सिंपल रेशियो होगा। एलिमेंट्स आर इन द रेशियो ऑफ वोल नंबर्स या स्मॉल वोल नंबर्स में ही क्या होगा, कंबाइन हो सकते हैं।
तो जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे, कंपाउंड्स बनाएंगे, और जब कंपाउंड्स बनाएंगे तो आप उन दोनों एलिमेंट्स का क्या निकाल सकते हो, रेशियो निकाल सकते हो। और जब उन दोनों एलिमेंट का रेशियो निकालेंगे तो वो दोनों एक दूसरे से क्या आएंगे, कंबाइन होते हैं, तो वो एक सिंपल रेशियो में ही क्या हो सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं। चलो छोड़ो डेफिनेशंस को, मेन आते हैं अपन तो किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ, तो वर्ड को देखो, क्या है मल्टीपल, और एक क्या है आपका प्रपोर्शन। मल्टीपल मतलब मेनी, बहुत सारे, है ना। मल्टीपल मतलब क्या हो गया बेटा, मेनी, बहुत सारे। प्रपोर्शंस मतलब क्या हो गया बेटा, रेशियो हो गया। ठीक है, प्रपोर्शंस मतलब क्या हो गया, रेशियो हो गया। अब देखो सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं। जब उसने बोला कि कोई दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, तो जैसे हमने बोला दो एलिमेंट है और दो एलिमेंट जो है वो आपस में क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। जैसे अभी हमने बोला था कि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, तो वही ले लूं मैं। देखो कि अगर मैं बोल रहा हूं दो एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन है, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं बेटा, डिफरेंट मास रेशियो में कंबाइन हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं H और O, तो एक तो ये बना सकते हैं किसको, H2O को बना सकते हैं, या फिर ये किसको बना सकते हैं, तो H2O2, दो कंपाउंड बन गए। नंबर ऑफ कंपाउंड जो है वो फॉर्म हो रहे हैं, मोर देन वन कंपाउंड। एलिमेंट तो आपने क्या कर दिया है, फिक्स्ड। एलिमेंट जो है वो आपने क्या कर दिए बेटा, फिक्स्ड कर दिए हैं। लेकिन लेकिन एलिमेंट जब आपने फिक्स्ड कर दिए हैं, लेकिन वो जो कंबाइन हो रहे हैं, उस कंबाइन होके जो कंपाउंड बन रहे हैं, वो तो एक से अधिक तरह के कंपाउंड बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे कितने बन गए, दो बन गए। अब जब इनमें एक से अधिक तरह के कंपाउंड बन रहे हैं, तब आप इसमें क्या निकाल लो, रेशियो निकाल लो। भाई जैसे मैं हाइड्रोजन का बाय मास रेशियो देखूं, तो मैं बोल सकता हूं कि 2 ग्राम हाइड्रोजन है। क्या बोल सकता हूं मैं, 2 ग्राम जो है वो क्या हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया। 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो है वो कितना हो गया, एक एटम का मास कितना हो गया, यहाँ पे 16 ग्राम है। तो 16 ग्राम ऑफ क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। या अभी हमने रेशियो निकाला था सिंपली, थोड़ा स्टैंडर्ड लिख दिया और कुछ नहीं। हाँ, तो कितना हो गया, ये 2 रेशियो कितना हो गया 16, या कितना हो गया 1 रेशियो 8 हो गया। इसमें कोई समस्या नहीं, अभी हमने निकाला था। अब हमने बोला कि इसके लिए निकाल लो, H2O2 के लिए। तो अगर H2O2 के लिए निकालूं तो क्या बोलूंगा मैं, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 32, दो ऑक्सीजन आ गए ना, तो कितना हो गया ये 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या रेशियो आ जाएगा इसमें, क्या रेशियो आ गया, 2:32 आ गया। ठीक है, 2 रेशियो क्या आ गया, 32 आ गया। तो क्या दिख रहा है आपको, जब दो एलिमेंट नंबर ऑफ कंपाउंड्स को फॉर्म कर सकते हो, तो जब आप एक एलिमेंट, जब आप क्या करोगे, किसी एक एलिमेंट का रेशियो क्या कर दोगे, आप फिक्स्ड कर दोगे। जैसे यहां कर दिया हमने, इस एक एलिमेंट का रेशियो जो है वो हमने क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया। जैसे किसका फिक्स्ड कर दिया हमने, यहां पर किसका फिक्स्ड कर दिया, हाइड्रोजन का फिक्स कर दिया। तो जब हाइड्रोजन का फिक्स कर दिया, तो जो दूसरा एलिमेंट है, अदर एलिमेंट्स, वो कंबाइन हो रहा है किसमें, सिंपल या वोल नंबर रेशियो में। मतलब अगर आप यहां से यहां आ जाओ, 16 से कहां पे आ जाओ, 32 पे। क्या आ जाओ आप 16 पे, 16 से कहां पे आ जाओ बेटा, 32 पे आ जाओ, तो क्या होगा, क्या चल रहा है, 16 से अगर आप कहां पे आ जाओ, 32 पे आ जाओ, तो क्या चीजें होगी यहाँ पे, सिंपली मल्टीप्लाई दिख रहा है। मैं यहां से यहां तक आ रहा हूं, तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं किसका, 2 से। तो रेशियो ऑफ स्मॉल वॉल नंबर, दोनों जो है वो किससे होंगे, स्मॉल वॉल नंबर से रेशियो में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, चलो क्या है यहाँ पे, ट्रिक हमारी ये है यहाँ पे कि आपको एलिमेंट जो है वो क्या दिखेंगे, कहीं भी दो एलिमेंट्स दिखेंगे, या दो से ज्यादा एलिमेंट्स भी आपस में कंबाइन हो सकते हैं। ठीक है, क्या ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चंस में क्या बात करेगा वो आपसे, इस तरह के क्वेश्चंस में बात करेगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, या मैं ऐसा लिखूं इजीली, क्या बोल सकते हैं हम, कि जो एलिमेंट्स है वो कितने प्रेजेंट होंगे, एलिमेंट जो है वो एक से ज्यादा प्रेजेंट होंगे ना, मोर देन वन। एलिमेंट जो है वो क्या होंगे, मोर देन वन होंगे, एक से ज्यादा तरह के एलिमेंट्स जो है वो क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे।
लेकिन एक से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट होंगे और हर बार एलिमेंट जो है वो क्या होगा, सेम। हर बार एलिमेंट जो है वो क्या होंगे, सेम होंगे और उनसे बनने वाले कंपाउंड्स अलग अलग होंगे। मतलब नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनेंगे, नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनेंगे, लेकिन उन कंपाउंड्स में एलिमेंट हमेशा क्या होगा, फिक्स्ड होगा। उन कंपाउंड्स में एलिमेंट जो है वो हमेशा क्या होगा बेटा, यहाँ पर फिक्स्ड होता है। चल अब हम देखते हैं कि कब फॉलो नहीं होता है ना। अब सारे लॉ पढ़ ले, इसके बाद में सभी के एक साथ क्वेश्चंस करेंगे तो ताकि समझ में भी आ जाए, ठीक है। अब कब वैलिड होता है और कब वैलिड नहीं होता है, तो हमने क्या करा था, रेशियो ही निकाला सभी का। और अगर आप रेशियो निकाल रहे हो तो स्टोइशियोमेट्री के अकॉर्डिंग एक कंप्लीट डिजिट, कंप्लीट संख्या, कंप्लीट नंबर आ रहा है ना। तो अगर कहीं ऐसा हो जाए, है ना, अगर कहीं पर ऐसा हो जाए जिसमें क्या आ जाए, नॉन स्टोइशियोमेट्री आ जाए, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, तो इनवैलिड हो जाएगा ये, इनवैलिड इन नॉन स्टोइशियो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड के फॉर्म में। अब ये नॉन स्टोइशियोमेट्रिक क्या होते हैं, है ना। स्टोइशियोमेट्री क्या होती है, जैसे आप देखो FeO लिखा मैंने, है ना, क्या लिख दिया हमने, Fe जो है वो O है। तो ये कंपाउंड जो है ना, ये स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड है। ये कंपाउंड जो है ये कैसा है, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड। ये जो कंपाउंड है हमारा वो किस तरह का है, स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड है। तो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक क्या होते हैं, कहीं पर आपको ऐसा दिख जाए जैसे Fe 0.94 ऑक्सीजन या 0.96 ऑक्सीजन, इस तरह से दिख जाए, तो ये वाला जो कंपाउंड है ना, ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड। ये जो है ये क्या कहलाता है आपका, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड कहलाता है। चलो भाई लिख लेते हैं कुछ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड, ठीक है। इस कंडीशन में ये वैलिड नहीं होगा क्योंकि आप सिंपल रेशियो का बोल रहे हो, और सिंपल रेशियो तो कहीं से कहीं तक इन केस में नहीं आएगा, सिंपल रेशियो तो कहीं से कहीं तक नहीं आएगा। लेकिन ध्यान दो, अगर आपसे ये पूछता कि Fe जो है और ऑक्सीजन है और ये सब क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, और कंबाइन होके क्या कर रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि FeO बन गया है यहाँ पे, फिर हमने बोला कि इस कंबाइन होके क्या बना रहा है, ये Fe2O3 बना रहा है, एक बना रहा है ये क्या, Fe2O3 बना रहा है, फिर हमने बोला कि ये बना रहा है Fe3O4 बना रहा है, ठीक है। तो ये वाले जो है ये कैसे, स्टोइशियोमेट्रिक है, तो इनमें लॉ जो है वो क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। लेकिन इन दोनों में जो है वो लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। कहीं भी फ्रैक्शनल वाली वैल्यू दिख जाए आपको तो आप बोल सकते हो कि उसमें ये लॉ जो है वो फॉलो नहीं होता है, और ऐसा जनरली दिखेगा भी नहीं आपको, ठीक है। बट वो तो नॉर्मली हमने देखा कि अगर एक्सेप्शंस वाली चीजें अगर आ रही है तो कहां पर किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक्सेप्शन कहां पे होगा, कहां पे नहीं होगा, ठीक है। और बेसिकली आपको इसके क्वेश्चंस करना है तो आप क्या देखोगे, आपको अगर मल्टीपल दिख रहा है, मल्टीपल मतलब क्या हो गया, मेनी, बहुत सारे, ठीक है, और बहुत सारे में रेशियो जो है वो क्या आएंगे, आपको फिक्स्ड मिलेंगे, ठीक है। चले भाई नेक्स्ट देखें क्वेश्चंस, या नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें, नेक्स्ट लॉ आपका, चलो ये हम पढ़ रहे हैं कौन सा, अब आपका फोर्थ लॉ हो गया ना, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। कौन सा लॉ है ये, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब होता है कंबाइनली, है ना, रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है बेटा, कंबाइनली होता है। चलो ध्यान दो, लॉ हो तो स्टेटमेंट वाइज तो आप पढ़ ही सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, फिर भी पढ़ लेते हैं। जब दो, व्हेन, क्या बोल रहा है वो, टू एलिमेंट्स है और टू एलिमेंट्स कंबाइन विद अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ थर्ड एलिमेंट। तो दो एलिमेंट है और वो दो एलिमेंट आपस में क्या हो रहे हैं, कंबाइन, और कंबाइन किसके साथ हो रहे हैं, वो थर्ड एलिमेंट के साथ में कंबाइन हो रहे हैं।
द रेशियो ऑफ देयर मासेस इज आइदर द सेम, या तो उनका रेशियो जो है वो क्या होगा, सेम होगा, और अ whole नंबर मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन विच दे कंबाइन विथ ईच अदर। क्या बोल दिया, कहना क्या चाहता है, देखें वो ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई दो एलिमेंट है, जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये कार्बन है, ठीक है, और एक हमने ले लिया एक एलिमेंट कौन सा हमारे पास में है, हाइड्रोजन है, ये दो एलिमेंट्स हो गए, एक जो है वो हमने क्या ले लिया यहाँ पे कार्बन, और एक जो है वो हमने क्या ले लिया हाइड्रोजन, ये एक एलिमेंट और ये हमारे पास में दूसरा एलिमेंट है। अब मान लो ये दोनों एलिमेंट जो है वो आपस में क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, ये दोनों एलिमेंट जो है वो आपस में क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, मतलब मैं इन दोनों को बोल रहा हूं कि ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जब दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, तो क्या कर रहे होंगे भाई, मान लो कार्बन और हाइड्रोजन आपस में क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, और कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हो तो इनने क्या फॉर्म कर लिया, इन्होंने फॉर्म किया CH4, मीथेन गैस बना ली, ठीक है, हो गया ये पहला। जब दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं फिक्स्ड अमाउंट ऑफ थर्ड एलिमेंट, अब थर्ड एलिमेंट भी लेते हैं, देखें तो अब हमने क्या बोल दिया यहाँ पे थर्ड एलिमेंट कि ये कार्बन हाइड्रोजन है, और थर्ड एलिमेंट हमने ले लिया यहाँ पे किसका, ऑक्सीजन को ले लिया, ठीक है। अब ये भी कंबाइन हो जाए, यहां से लेके यहाँ पर ये भी कंबाइन हो रहा है आपस में, और यहां से लेकर यहां तक ये भी आपस में क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए। अब इस कंडीशन में क्या चेंज आएगा, अब समझने वाली चीज है, देखे तो हमने क्या बोल रहा है वो, फिर उस पे आते हैं स्टेटमेंट पे। तो हमने बोला कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, उसमें CH4 बनाया। इसी तरह कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं, और कार्बन और ऑक्सीजन होके मान लो क्या बना रहा है, इसने CO2 बना लिया। तो ये दोनों एलिमेंट जो हैं वो तीसरे के साथ में, थर्ड एलिमेंट के साथ, भाई कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन हो रहे हैं फिक्स्ड रेशियो में और फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं किसके साथ में, थर्ड एलिमेंट के साथ में। तो ऐसा ही जब सेम होगी चीजें, सेम होगी मतलब अगर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो, अगर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जाए, आपस में कंबाइन हो जाए, जैसे यहाँ पे H2O बना लिया इसने। अब मुझे क्या करना है, अब मैं ये देख रहा हूं कि ये जो H2O बना है, ये जो H2O बना है, इस H2O का क्या निकाल रहा हूं मैं, रेशियो। तो रेशियो जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में जो C कंबाइन हो रहा है कार्बन आपका, उसी का सिंपल रेशियो ये प्रेजेंट करेगा, ठीक है। क्या करेगा, सिंपल रेशियो जो है वो ये प्रेजेंट करेगा, बताए फिर। तो अगर आप यहाँ पे क्या निकाल लो, इसका रेशियो निकाल लो, तो यहाँ पे मैं रेशियो निकालू अगर हम, तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो रेशियो है वो कितना हो गया, 2 रेशियो कितना हो गया 16 H2O है तो कितना हो गया 2 रेशियो 16 हो गया। चलो यहां पर अगर हम रेशियो निकालें तो इसके केस में जो रेशियो है वो कितना आ रहा है, कार्बन कितना हो गया 12 और हाइड्रोजन जो है वो कितना हो गया 4 हो गया सॉरी। यहां पर अगर मैं देखूं इसका रेशियो, तो यहां पर जब अगर आप रेशियो निकालेंगे तो कार्बन कितना हो गया भाई 12 और ऑक्सीजन जो है वो कितना हो गया 32 है ना, ऑक्सीजन जो है वो कितना हो गया 32 हो गया। तो यहां पर अगर आप इनका क्या देखो, रेशियो देख लो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मुझे किससे लेना देना है, हमें मतलब है यहाँ पे आप किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, क्योंकि ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन दोनों ही जो है वो क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। तो अगर आप देखो यहाँ से, ये हाइड्रोजन का कितना आ रहा है 4 और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना आ रहा है 32 और 4 रेशियो 32, 4 रेशियो 32 को मिक्स करो, 4 और 32 का रेशियो क्या 2 और 16 हो सकता है ना भाई। भाई अगर मैं इसको ही डबल कर दूं तो इस रेशियो को मैं ये भी तो लिख सकता हूं 4 रेशियो कितना आ जाएगा 32 है ना, रेशियो कंबाइन होके कितना आ सकता है 4 रेशियो 32 भी तो आ सकता है ठीक है। तो जब A कंबाइन हो रहा है B के साथ में और A कंबाइन हो रहा है किसके साथ में, C के साथ में, तब उस कंडीशन में जब C और B कंबाइन होंगे तो वो भी हमेशा क्या होंगे, सिंपल रेशियो में ही कंबाइन होंगे। सिंपल सा लॉ तो यही है, सिंपल रेशियो में ही ये क्या होंगे, कंबाइन होते हुए आपको दिखेंगे, ठीक है। अब इसमें आपको ट्रिक क्या देखना है, इसमें ये है ट्रिक सीधी कि अब आपको इसमें क्या दिखेगा, एक साइकिल कंप्लीट होते हुए दिखेगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे
तो इसमें आपको क्या मिलेगा, हमेशा एक एक साइकिल कंप्लीट होते दिखेगा, है ना। क्या दिखेगा आपको, एक साइकिल जो है वो कंप्लीट होते हुए दिखेगा, ठीक है। तो अगर कहीं साइकिल कंप्लीट होते हुए दिख रहा है तो आप सीधे बोल सकते हो वो किससे रिलेटेड है, वो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन से रिलेटेड ही, ठीक है बेटा। किससे रिलेटेड होगा, वो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल से रिलेटेड है, आपस में जो है वो क्या है, कंबाइन है, ठीक है। चलिए इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, फिफ्थ लॉ हमारा कौन सा है, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम फिफ्थ। क्या कहता है, द रेशियो ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वॉल्यूम कैन एक्सप्रेस्ड एज ए सिंपल वोल नंबर रेशियो, कैन एक्सप्रेस्ड एज ए सिंपल वोल नंबर रेशियो, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है ये, गैसियस वॉल्यूम, या इसको हम क्या बोलते हैं, एक और लॉ गैलुसेक लॉ भी बोलते हैं ना हम इसको, और इसी का नाम क्या है बेटा, इसी को क्या बोल सकते हैं हम, गैलुसेक लॉ। क्या कहना चाह रहा है वो तो छोड़िए आप, जब रिएक्शंस हो रही है, देखे एग्जांपल्स लिखते हैं वही से मुझे समझ में आता है। जब अगर रिएक्शंस हो रही है, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर कहीं पर रिएक्शंस हो रही है तो उस कंडीशन में क्या हो रहा होगा, गैसियस के मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे। तो गैसियस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो हमेशा क्या हो रहे होंगे, कंबाइन हो रहे होंगे। और वो जब भी कंबाइन होते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, या फिर कंबाइन होके क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो जब प्रोडक्ट बनेगा, जब प्रोडक्ट बनेगा तो वो प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट ये सब किस में प्रेजेंट होंगे, सिंपल वोल नंबर रेशियो में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। क्या होंगे, ये सिंपल रेशियो ऑफ वोल नंबर प्रेजेंट होगा। देखें अगर आपसे मैं बोल दूं कि हाइड्रोजन गैस है इस तरह से H2, ये भी किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में, और ये H2 H2 कंबाइन हो रहा है किसके साथ में, I2 के साथ। ये भी क्या बना रहा है, I2 आयोडीन बना रहा है। या आपने Cl सुना है तो Cl ले लो, ठीक है। और ये कंबाइन होके किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, HI का फॉर्मेशन कर रहे हैं। आप हाइड्रोजन और आयोडीन जो है वो कंबाइन हो रहे हैं, और कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, तो 2HI का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब जब ये कंबाइन होंगे तो इनका क्या होगा, कुछ मोल का रेशो या वॉल्यूम का क्या होगा, कुछ रेशो। जैसे अगर मैं यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री के अकॉर्डिंग देखूं तो अगर मैं बोलूं 1 लीटर हाइड्रोजन लूं तो 1 लीटर आपको क्या लेना पड़ेगा, आयोडीन, और 2 लीटर फॉर्मेशन होगा किसका, HI का, बोल सकते हैं। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि इसका वॉल्यूम रेशियो आप कितना ले लो, 1 वॉल्यूम। अगर ये कितना ले लो आप, 1 वॉल्यूम, तो I2 जो है वो कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा आपको, 2 वॉल्यूम लेना पड़ेगा। और HI जो बन रहा है वो कितने वॉल्यूम होगा, तो 2 वॉल्यूम होगा। HI जो बन रहा होगा तो वो कितने वॉल्यूम होगा, तो 2 वॉल्यूम होगा। अब आप इसमें रेशियो निकाल लो किसका, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, है ना। तो लो जो है ये कहता है कि इनका रेशियो 1 रेशियो और कितना आ रहा है, 2। ये सही कर, रेशियो जो है वो कितना आ रहा है, 1 रेशियो, और ये भी 1 रेशियो और कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये सिंपल रेशियो हो गया इसका, और कुछ नहीं। ये क्या हो गया, इनका सिंपल रेशियो हो गया, और यही क्या कहलाता है, गैलुसेक लो कहलाता है, ठीक है। कि जब भी गैसियस रिएक्टेंट हो, ध्यान रखें सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर बात होती है। किस पर बात होती है भाई, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर ही बात होती है। और उस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो जब गैसियस रिएक्टेंट होंगे वो कंबाइन होके क्या बनाएंगे, एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो वो हमेशा क्या होंगे, सिंपल रेशियो में ही कंबाइन होते हैं। चलिए एक और लॉ बच रहा है, इसके बाद तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन से, मेन जो खेल है वो क्या है, क्वेश्चंस का ही है। तो ये हो गया हमारा शायद 5th या 6th लॉ, जो भी आ रहा है 6 वाला होगा ना, ठीक है। देखें क्या कह रहा है स्टेटमेंट इसका, स्टेटमेंट कह रहा है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस,
आप कोई सी भी गैसेस ले लो, लेकिन उसका वॉल्यूम जो है वो आप क्या ले लो, इक्वल। गैस तो आप कोई सी भी ले लो, लेकिन उस गैस का वॉल्यूम जो है वो क्या लोगे, इक्वल, एक जैसा लोगे, ठीक है। अब गैसेस वाली चीजें है तो टेम्परेचर और प्रेशर वाली चीजें जो है वो हमें क्या रखना पड़ती है, कांस्टेंट, ठीक है। हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उनमें मॉलिक्यूल्स की जो संख्या है वो क्या आएगी बेटा, सेम आएगी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या आएगी, सेम आएगी। अब ये क्या कहना चाहता है, देखें, अगर मैं आपसे बोल दूं कि 4 लीटर आपने क्या लिया है, CO2, कितने लीटर ले लिया, 4 लीटर CO2। फिर मैं आपको बोल रहा हूं 4 लीटर आप ले लो CH4, मीथेन ले लो, कितना, 4 लीटर, हो गया इक्वल वॉल्यूम। कोई सी भी गैसेस ले ली, तो एक हमने CO2 गैस ली और एक कौन सी ली, मीथेन। वॉल्यूम जो है वो दोनों का क्या ले लिया, दोनों का वॉल्यूम जो है वो क्या ले लिया आपने, फिक्स्ड ले लिया। अब दोनों का वॉल्यूम फिक्स लेने के बाद में वो बोल रहा है कि सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब आप इसके क्या निकाल लो बेटा, मॉलिक्यूल्स की संख्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लो। तो इनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या आएंगे, सेम आएंगे। चलो, तो मोल तो पढ़ ही लिया हमने, तो मोल से आप क्या निकाल सकते हैं, इसमें मोल से क्या निकाल सकते हैं, मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। क्या करूंगा मैं इसमें चलो, तो यहां पर अगर अब हम इसके लिए निकालना शुरू करें, तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालू किसके, CO2 के, तो क्या फॉर्मूला था हमारे पास में, गिवन वॉल्यूम, और गिवन वॉल्यूम जो है वो कितना, 4, और हमने देखा था कितने से डिवाइड करूंगा, 22.4 लीटर से। यहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स निकालू मैं किसके, CH4 के, तो 4 डिवाइडेड बाय 22.4 आएगा, मोल सेम हो गए, है ना। मोल जो है वो क्या आ गए बेटा, सेम। तब तो आपको इतना भी समझ में आ रहा होगा कि अगर यहाँ पर मोल जो है वो भी क्या आ गए, सेम है ना, मोल जो है वो क्या आ गए, सेम। पर ध्यान रखिए, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए तो उसने किसके बारे में बात की है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। तो अगर आप कोई भी गैसेस ले लें, तो उस कोई भी गैसेस में मोल्स की संख्या भी क्या आ गई, सेम। कब, जब वॉल्यूम आपने क्या ले लिया हो, सेम। तो अगर सेम वॉल्यूम है, सेम वॉल्यूम होंगे, तो अगर सेम वॉल्यूम होगा तो मोल भी क्या आ गए, सेम। चलो, अब मोल से वापस में क्या निकालू, हमें तो फाइनली किस पे जाना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करूंगा मैं, मोल में इंटू करूंगा किसका इंटू करूंगा, Na का। तो मोल है हमारे पास में 4 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू क्या कर देंगे, Na का। यहां पर भी अगर आपको क्या निकालना हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और अगर मॉलिक्यूल की संख्या निकालना हो तो ये भी हो गया 4 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू Na हो गया। यानी कि अब यहां भी आपको क्या दिख रहा है, यहां भी आपको दिख गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या आ गए हैं, सेम आ गए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो भी क्या दिख गए आपको, यहाँ पे सेम आ गए। बस यही लो है कि अगर आप कोई सी भी गैसेस ले लो, क्या ले लो आप, कोई सी भी गैसेस ले लो, उस गैसेस का अगर वॉल्यूम सेम है, तो इन गैसेस का अगर वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया, सेम। अगर सेम वॉल्यूम है तो उसमें मॉलिक्यूल्स की संख्या भी सेम होगी, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या आएंगे, सेम आएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी जो है वो सेम होंगे। गैसेस से कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, क्योंकि कहीं मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास तो यूज हो नहीं रहा है किसी भी गैसेस का, तो कोई चेंज एक्सचेंज फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर ये स्टेटमेंट वाइज है, बट बाकी हम ये भी पता कर सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स जो है वो भी क्या आते हैं बेटा, सेम ही आते हैं, ठीक है। तो ये आपके लॉज जो है वो पूरे खत्म हुए। चलिए आ जाते हैं अपन किस पर, क्वेश्चंस पे। देखिए क्या बोल रहा है वो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन जो है वो किस पर बेस्ड होती है, किसकी बात कर रहा है वो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन किस पर बेस्ड होती है। तो अगर मैं रिएक्शंस को बैलेंस ना करूं तो क्या मुझे उस रिएक्शंस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी, नहीं मिल पाएगी। मतलब मुझे अगर रिएक्शंस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, हमें चाहिए कि वो रिएक्शंस भी कैसी हो, बैलेंस हो।
है ना। रिएक्शन जो है वो कैसी होना चाहिए बेटा, बैलेंस होना चाहिए। और ये कौन बताता है, ये हमें बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताता है ना। क्या बता देता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताता है, क्योंकि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास हमेशा क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। देखो अगर मैं मान लो आपके पास में ये लिख दूं रिएक्शंस, क्या लिख दूं कि N2 कंबाइन हो रहा है या N2 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में, H2 के साथ, और इसने फॉर्म किया है किसको, अमोनिया को। तो आपको दिख ही रहा है कि ये रिएक्शंस जो है वो क्या है, बैलेंस्ड नहीं है ना। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है और यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन, या 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग इसके मास रेशो या मोल रेशो से निकाल लू मास इसका, तो नाइट्रोजन का हो गया कितना 14 2 28 और हाइड्रोजन का हो गया कितना 2, लेकिन एक पूरा अमोनिया जो है वो कितना आ रहा है 17। क्या दोनों के मास इक्वल हो रहे हैं, नहीं। और अगर दोनों के इक्वल मास नहीं हो रहे हैं तो फिर कंजर्वेशन ऑफ मास वायलेंट हो गया। इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है उसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, तो रिएक्शंस को बैलेंस्ड करते हैं। देखिए अब मैं इस रिएक्शंस को क्या कर देता हूं, बैलेंस करके देख लेता हूं कि अगर रिएक्शंस को बैलेंस कर दे तो क्या चीजें हो रही है। तो ये नाइट्रोजन 2 है तो इसको कितना कर दे हम 2, 2 किया तो इसको कितना करना पड़ेगा 3। चलो तो आफ्टर बैलेंसिंग जो दिख रहा है तो वो हो गया आपका कितना 28 और ये हो गया कितना 6 और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना हो गया 17। तो अब क्या इनका मास इक्वली आ रहा है, हाँ अब इक्वली आ रहा है। मतलब बैलेंस जो है वो हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है चलिए नेक्स्ट है द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज 11% एंड 5.9% रिस्पेक्टिवली। चलिए एक डेटा दिया है आपको और उस डेटा से आपको फाइंड आउट करना है कि ये किस लॉ के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है वो, हाइड्रोजन इन वाटर एंड हाइड्रोजन इन पर ऑक्साइड। द परसेंटेज गिवन है आपको हाइड्रोजन का किसमें, वाटर में और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में मतलब एक जो है वो मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको H2O और एक आ गया कौन सा आपका H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाँ क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे, तो आपको क्या दिख रहा है, एक तो बन गया क्या आपके पास में H2O वाटर बना और एक मॉलिक्यूल जो है वो कौन सा बन रहा है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 बन रहा है। अगर दोनों बन रहे हैं और दोनों में अगर आप देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, कौन कौन से, तो यहाँ पर एलिमेंट सेम है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन ही डिफरेंट रेशियो में क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। और कंबाइन होकर नंबर ऑफ मल्टीपल्स कंपाउंड बना रहे हैं। फिर तो एलिमेंट सेम है, कंपाउंड जो बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं आपके पास में, मल्टीपल्स बन रहे हैं। यानी कि कोई कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली टिक कर सकते हैं कि लॉज जो है वो कौन सा फॉलो हो रहा है, यहाँ पर मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है वो फॉलो हो रहा है। ठीक है भाई चलिए नेक्स्ट देखिए, दो गैसियस सैंपल है जिसको एनालाइज किया उन्होंने और उन्होंने फाइंड आउट किया कि 1.2 ग्राम जो है वो कार्बन है और 3.2 ग्राम जो है वो क्या है, ऑक्सीजन है। दो गैसियस के सैंपल है और उन दो गैसियस सैंपल में वो क्या कर रहा है, बातें कर रहा है। दो गैसियस के सैंपल में, हाँ भाई तो क्या दिया है आपको, आपको दिए हैं सैंपल्स, वो भी कितने, दो। अब दो सैंपल में बात कर रहा है वो, हाँ तो गैसियस सैंपल एनालाइज्ड कंटेन 1.2 ग्राम कार्बन एंड 3.2 ग्राम ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखिए आप 1.2 ग्राम जो है वो कौन हो गया, कार्बन हो गया, प्लस 3.2 ग्राम जो है वो क्या हो गया, ऑक्सीजन। ये एक सैंपल हुआ और इसी का उसने बोल रहा है वो कि दूसरा सैंपल जो है और दूसरे सैंपल में 27.3% जो है वो कौन है, कार्बन, या इतना ग्राम में कन्वर्ट कर लो, प्लस 72.7 ग्राम जो है या परसेंट जो है वो कौन है, ऑक्सीजन है। इस तरह का डेटा जो है वो आपको क्या है बेटा, गिवन। तो क्या पता चल रहा है इससे, क्या पता चल रहा है इससे 27.3% में। ठीक है या परसेंट की जगह आप क्या लिख लो भाई, ग्राम लिख लो। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, सैंपल हमने बोला था ना सोर्स अलग अलग होंगे
है ना। मेथड्स अलग अलग हो सकती है, कलेक्ट वो अलग अलग से करेगा। तो यहाँ पर जो है वो क्या आ गए आपके स्रोत, सैंपल जो है वो क्या है, सेम कंपाउंड्स के। और सेम कंपाउंड्स भी कौन से, एक जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन वाला ही हो गया। यहाँ भी किससे मिलके बना है, कार्बन और ऑक्सीजन से ही मिलके बना है। तो जब अगर आपको सैंपल दे दे एक से ज्यादा, लेकिन किससे मिलके बना है वो क्या है, सेम ही है। जैसे H2O में बात की थी हमने कि H2O को आप नंबर ऑफ सोर्स से क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, नंबर ऑफ मेथड से प्रिपेयर्ड कर सकते हैं, लेकिन बना क्या रहे थे आप, हमेशा H2O ही तो बना रहे थे। इसी तरह से ये दोनों भी कंबाइन होके दो सैंपल बना दिए उसने। मतलब चीजें जो है वो क्या है, एक ही हो गई। और एक ही चीज के कितने सैंपल है, दो। एक ही चीज के अगर सैंपल है कितने आ जाए, दो आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे इसके लिए, डेफिनेट प्रपोर्शन। वही सारी चीजें जो है वो क्या होगी, कंबाइन जो है वो किस में होगा आपका, हमेशा फिक्स्ड रेशियो में ही कंबाइन होगा। तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसके लिए, डेफिनेट प्रपोर्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट बोल रहा है वो नाइट्रोजन फॉर्म ऑफ 5 स्टेबल ऑक्साइड विथ ऑक्सीजन, और उनके फॉर्मूलेज दिए हैं। क्या दिख रहा है आपको, वो बोल रहा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। और कंबाइन होके ये क्या कर रहे हैं, डिफरेंट ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। पहला उन्होंने फॉर्म किया किसको, N2O को, फिर फॉर्म किया किसको, NO है ना वो, फिर फॉर्म किया किसको, N2O3 को, फिर फॉर्म किया किसको, N2O4 को, फिर फॉर्म किया उसने किसको, N2। चलो इतने ही है। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है आपको, कंबाइन हो रहा है कौन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन हो रहे हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन हो रहे हैं तो क्या दिख रहा है आपको, बन तो रहे हैं नंबर ऑफ कंपाउंड, यानी कि मल्टीपल, एक से अधिक कंपाउंड जो है वो क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। एक से अधिक कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन सभी के सभी कंपाउंड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एलिमेंट जो है वो क्या दिख रहा है आपको, सेम दिख रहा है। मतलब कौन सा लॉ फॉलो हो रहा गया, कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है यहाँ पर, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1 लीटर नाइट्रोजन कंबाइन विथ 3 लीटर हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 लीटर अमोनिया अंडर द सेम कंडीशन, दीज लॉ इलस्ट्रेट बाय। अभी हमने बोला था लॉ ऑफ गैलुसेक या गैसियस वॉल्यूम्स, है ना। अभी एग्जांपल ये डिस्कस किया था हमने। नेक्स्ट देखिए, परसेंटेज ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन इन अ सैंपल, परसेंटेज ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन इन अ सैंपल। एक है कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन बाय डिफरेंट मेथड्स, ऑब्टेन बाय डिफरेंट मेथड्स। ये हाईलाइट हो गया हमारे काम की चीज। क्या आ गया बेटा यहाँ पे, डिफरेंट मेथड्स आ चुकी है। ठीक है, वेयर फाउंड टू बी सेम, दिस प्रूव द लॉ। मतलब क्या बोल रहा है वो, कॉपर और ऑक्सीजन का सैंपल है, कॉपर ऑक्साइड का, और उसको क्या कर रहा है, उसको डिफरेंट मेथड से क्या कर रहा है, बना रहा है ना, डिफरेंट मेथड से। लेकिन हर बार क्या बोल रहा है वो, फाउंड टू बी सेम, परसेंटेज जो है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो परसेंटेज सेम कब आता है, जब चीजें सारी सेम हो। और सारी चीजें अगर सेम हो गई मतलब लॉ कौन सा फॉलो हो रहा होगा, लॉ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तभी तो सेम आएगा। ठीक है, तो लॉ कौन सा फॉलो हो रहा है, कांस्टेंट प्रोपोर्शंस वाला। चलिए नेक्स्ट देखिए, 6 ग्राम carbon combined with 32 gram of sulfur to form a CH2. Then 12 gram carbon also combined with 32 gram oxygen to form CO2. है ना, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, CH2, यहाँ क्या हो गया, CO2. Then 10 ग्राम सल्फर combined with 20 ग्राम ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। अब क्या बोल रहा है वो, सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब एक ये बन गया आपका SO2। Which law is illustrated by the above examples? क्या दिख रहा है आपको, तो पहले देखो कार्बन और सल्फर, मतलब यहाँ पर एक एलिमेंट ले लूं मैं अगर किसको, कार्बन को, और एक ले लूं मैं किसको, सल्फर को। तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, कंबाइन, और ये कंबाइन होके किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, CH2 का। फिर वो बोल रहा है कि कार्बन कंबाइन हो रहा है किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ, और ये कंबाइन होके किसका फॉर्मेशन कर लिया इसने, CO2 का। तो नेक्स्ट एलिमेंट मुझे सल्फर और ऑक्सीजन वाला दिखना चाहिए, तो सल्फर और ऑक्सीजन वाला हो गया SO2। तो ये वाला एलिमेंट जो है वो क्या हो गया, सल्फर और ऑक्सीजन वाला हो गया SO2। मतलब एक रिंग, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर दिख रहा है।
एक रिंग, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे फॉर्म होते हुए। तो अगर रिंग या साइक्लिक स्ट्रक्चर दिख जाए, रिंग या साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो दिख जाए, तो कौन सा फॉलो होता है हमारा, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। ठीक है, कौन सा लॉ जो है वो फॉलो हो रहा है बेटा यहाँ पर, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस जो है वो फॉलो हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अच्छा, अब तो न्यूमेरिकल है, आपको वैल्यू निकालना ही पड़ेगी। ठीक है, वो बोल रहा है अ सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हैज द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। कैल्शियम कार्बोनेट का कोई सैंपल है और उसका परसेंटेज दिया है। कैल्शियम कितना है 40%, कार्बन 12% और ऑक्सीजन जो है वो 48%। इफ द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज ट्रू, कौन सा लॉ फॉलो हो जाए या कौन सा लॉ सही हो जाए बेटा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, द वेट ऑफ कैल्शियम in 4 gram of sample of calcium carbonate obtained from another source will be। तो अगर कांस्टेंट प्रोपोर्शंस फॉलो हो रहा है तो रेशियो फिक्स्ड होगा, परसेंटेज फिक्स्ड होगा, यही मतलब होगा ना इसका। तो अगर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ट्रू है या फॉलो हो रहा है, मतलब गिवन सैंपल में परसेंटेज तो फिक्स्ड होगा। तो पहले सैंपल से आपको परसेंटेज दे दिया कितना, कि कैल्शियम जो है वो कितना है 40। अब दूसरे में सैंपल में आपको क्या दे दिया है, मास दे दिया है, कितना 4 ग्राम है ना। दूसरे सैंपल में आपको क्या दे दिया बेटा, मास दे दिया है, और मास कितना है आपका 4 ग्राम है। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, इसका इस 4 ग्राम में मतलब मास अगर पूछ लिया है कि कितना प्रेजेंट होगा, तो आप इसका परसेंट निकाल लो। तो अगर हम निकाले मास ऑफ कैल्शियम, तो कैल्शियम कितने परसेंट है, पहले में देखो कितना परसेंट है, 40% है ना। तो इसका मतलब इस 4 का कितना निकाल लें आप, 40% निकालो। इस 4 का कितना निकाल लो आप, 40%। 0 से 0 कैंसिल, 4 4 जा कितना हो गया भाई 16/10, मतलब ये आ गया 1.6 ग्राम। तो सही हो गया हमारा कौन सा, बी। क्या लॉजिक था, एक में आपको परसेंट दे दिया और दूसरे में मास दे दिया, तो मास का वही परसेंटेज होगा, क्योंकि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है वो क्या हो रहा है यहाँ पे, फॉलो हो रहा है। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इन अ केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन कौन सी है बताइए, इन अ केमिकल रिएक्शंस। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज, मेरे ख्याल से बिना हिजक के आप लगा सकते हो किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ना। क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट किया था हमने भी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये कब फॉलो होता है, जब रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास जो है वो क्या हो जाए, इक्वल आ जाए। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास जो है वो क्या आ जाए बेटा, इक्वल आ जाए। पहला देखिए, 12 ग्राम कार्बन कंबाइंड विद 32 ग्राम ऑक्सीजन, मतलब रिएक्शन कुछ इस तरह से हो रही होगी कि कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, ये तो CO2 बना रहे हैं। और CO2 बोल रहा है वो कितना 44 ग्राम। CO2 जो है वो कितना बन रहा है बेटा 44 ग्राम। कितने से बन रहा है, 32 ग्राम ऑक्सीजन से और 12 ग्राम जो है वो किससे है, कार्बन। जोड़ लो, अगर कंजर्वेशन लॉ फॉलो हो रहा होगा तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ठीक है, पहला ही हो गया 12 और 34 44, यानी कि पहला जो है वो क्या आ गया बेटा यहाँ पर सही। फिर बोल रहा है व्हेन 72 ग्राम ऑफ कार्बन इज हीटेड इन अ वैक्यूम एंड नो चेंज इन अ मास टेक्स प्लेस। कार्बन को क्या कर रहा है, वो हीट कर रहा है, लेकिन वैक्यूम बोल रहा है वो ना, कोई भी प्रेजेंस नहीं, मतलब रिएक्शन हो नहीं रही होगी। फिर बोला उसने द वेट ऑफ पीस ऑफ प्लेटिनम इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर हीटिंग इट। तो भैया रिएक्शंस कहाँ हुई, हमें तो केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज देखना है ना। फिर बोल रहा है 2 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन विद 32 ग्राम, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट दिख रहा है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हॉल्ड गुड फॉर ऑल दी फॉलोइंग एक्सेप्ट, कहां पर एक्सेप्ट होता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में, है ना, क्योंकि वहां क्या फॉलो हो रहा था बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्लस एनर्जी फॉलो होती है। ठीक है, तो सही आंसर हो गया हमारा कौन सा, बी। नेक्स्ट बोल रहा है डिफरेंट सैंपल ऑफ वाटर वे फाउंड टू कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 1:8। These show the law।
रेशियो अगर सेम आ रहा है मतलब चीजें फिक्स्ड है, फिक्स्ड है मतलब कांस्टेंट, फिक्स्ड है मतलब क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट, मतलब कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है, कांस्टेंट प्रोपोर्शंस का लॉ फॉलो हो रहा है। चलिए नेक्स्ट, द परसेंट ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन इन अ सैंपल ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन बाय द डिफरेंट मेथड। फिर अगेन वही चीजें, क्या आ गया यहाँ पर, मेथड्स, कौन सी, डिफरेंट, बस यही वर्ड चाहिए हमें तो, वेर फाउंड टू बी सेम, दिस प्रूव दैट कांस्टेंट प्रोपोर्शन, है ना, लॉ जो है वो कौन सा फॉलो हो रहा होगा बेटा, यहाँ पे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस फॉलो हो रहा होगा, अलग अलग मेथड से बन रही है चीजें। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन बी decided as an example of illustrate the law of multiple proportion, कौन से एग्जाम्पल को आप किसमें रखेंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल में क्या होता है, एलिमेंट सेम होते हैं, नंबर ऑफ कंपाउंड बनते हैं, नंबर ऑफ कंपाउंड में एटम्स एलिमेंट सेम होंगे, एक जैसे होंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन और पोटेशियम ये वाला नहीं हो सकता, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन क्रोमियम ऑक्सीजन नहीं हो सकता, सीईओ एमजीओ नहीं हो सकता, सीओ और CO2 बिल्कुल चलेगा ये, है ना, यानी कि सही आंसर जो है वो कौन सा हो गया आपका, डी हो गया ना, एक ही जैसे एलिमेंट आ गए। चलिए नेक्स्ट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एग्जांपल। मल्टीपल प्रोपोर्शन अभी हमने बोला तो क्या हो गया, H और S, S और O नहीं हो सकता, Na और S, Na और ऑक्सीजन नहीं होगा, N और H, N और O नहीं होगा, लेकिन N2O और NO बिल्कुल चलेगा ये तो, है ना, ये क्या कर रहा होगा, मल्टीपल प्रोपोर्शंस को फॉलो कर रहा होगा। परसेंट कंपोजिशन ऑफ 4 हाइड्रोकार्बन आर एस फॉलो, 4 हाइड्रोकार्बन है और उन चारों हाइड्रोकार्बन का क्या दे रखा है आपने, उसका परसेंट का रेशियो दे रखा है। चारों जो है वो क्या है, हाइड्रोकार्बन ही है, मेन चीजें जो है वो क्या है, चारों के चारों जो है वो क्या है बेटा, हाइड्रोकार्बन है। और अगर चारों हाइड्रोकार्बन मतलब कंपाउंड सेम हो गया, अब सेम कंपाउंड में अलग अलग रेशियो आ रहा है, अब अलग अलग रेशियो कब आ सकता है, अलग अलग रेशियो जो है वो कब आ सकता है, जब अलग अलग तरह के क्या बन जाए, कंपाउंड बन जाए, अलग अलग तरह के क्या बन जाए बेटा, कंपाउंड बन जाए, मतलब कौन सा लॉ फॉलो हो रहा होगा इसमें, मल्टीपल प्रोपोर्शंस फॉलो हो रहा होगा। ठीक है, तो ये हमने क्या देख लिया, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, कि जितने भी लॉज थे वो सारे के सारे हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर सके, ठीक है। तो आज यहीं तक, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स, ठीक, थैंक यू गाइस।